अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? यह हो जाएगा इसका आंसर प्रियदर्शी। अशोक के लघु शिलालेख के भाब्रू और वैराट अभिलेख में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ का भी उल्लेख है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। भाब्रू और बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसी अभिलेख में भाब्रू और वैराट अभिलेख में बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह लिपि थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में दो प्रमुख लिपियां थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं ओर एवं खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर। ब्राह्मी लिपि को बाईं से दाईं ओर और खरोष्टी को दाईं से बाईं ओर, दायां से बायां खरोष्टी, और ब्राह्मी लिपि को बायां से दायां। ब्राह्मी है तो बायां से स्टार्ट होगा, खरोष्टी है तो दायां से स्टार्ट होगा। इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी अरमाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। सम्राट अशोक के शाह शाह शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान स्थित अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिसेंट आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में दो प्रमुख लिपियां थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर एवं खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी अरमाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान स्थित अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिसेंट आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिसेंट आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? वह सुसूत्र हैं। सुसूत्र सुसूत्र गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, जो धन्वंतरी के शिष्य थे। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ सर्जरी सुसूत्र को कहा जाता है, जो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, जो धन्वंतरी के शिष्य थे। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया जाता था? यह बंदरगाह का नाम था ताम्रलिप्त बंदरगाह। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त घंटासाला, कदूरा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त, घंटासाला, कदूरा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिप्त बंदरगाह से उत्तर भारत की व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से साथ होता था। इसी काल में पश्चिम तटीय बंदरगाहों में भरूच, चौल्य, कल्याण, कॉम्बे प्रमुख थे। भरूच पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था, परंतु आयोग ने इसे विकल्प ई माना था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? नहर का निर्माण ज्यादा था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई की सुविधा के लिए इसे 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई पर कर लगाया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन किया गया था नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? यह चित्रकला था जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस काल के प्रमुख चित्रकार अब्दुल हसन, नादिर उल जमा एवं उस्ताद मंसूर नादिर उल असर थे। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार, जबकि अब्दुल हसन व्यक्ति चित्र के कुशल थे। अब्दुल हसन व्यक्ति चित्र में कुशल थे और उस्ताद मंसूरी जो था, यह मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। मध्यकाल भारत में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अपनाई गई थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था का मूल आधार थी। इससे सेना में सैनिक की सुगमता में से भर्ती की जाती थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का शिवाजी।
शिवाजी को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करते थे? ये पुर्तगाली लोग करते थे। पुर्त पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाना को स्थापित किया हुआ था जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाले वाणिज्य कंपनियों में पुर्तगालीज प्रथम थे। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक की सहायता से गुजरात का था। क्या पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक की सहायता से 1498 में कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर देवन द्वीप पर अधिकार कर लिया। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए। द्वीप पर अधिकार कर लिया था किसने? फ्रांसीसी डी अल्मेडा, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। द्वीप पर अधिकार करके पुर्तगाली लोग हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए थे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होगा और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक पंजीकृत भूमिदार अथवा किसान को माना जाता था और किसान भू राजस्व की अदायगी हेतु स्वयं उत्तरदायी होता था। इस व्यवस्था को थॉमस मुंडो एवं कैप्टन रीड ने लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड ने लागू किया था। सर्वप्रथम इसे वारामहल जिले में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। कुल ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था, जिसे लागू करने वाले कौन थे? थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड ने था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में ठगी समाप्त कर दिया और कर्नल सलीमन की मदद से ठगों का उन्मूलन कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में ठगी समाप्त कर दिया और कर्नल सलीमन की मदद से ठगों का उन्मूलन कर दिया था। उल्लेखनीय है कि बेंटिंक के समय में ठगों का देशव्यापी एक गुप्त संगठन बन गया था। वे देश भर में घुमा करते थे और भोले भाले यात्रियों को गला घोट कर हत्या कर दिया करते थे तथा इसका सारा माल लूट लेते थे। ठगों का उन्मूलन किया गया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाया था? यह लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन 1862 से 1872 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली की शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दिया। 1862 से 1872 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली की शर्त मानने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे, महाराष्ट्र में किया था। इसका उद्देश्य नौजवान को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी जिला में 9 मई 1866 को हुआ। गोखले जी एक नरमपंथी सुधारवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जातिवाद और छुआछूत के बीच संघर्ष किया। गांधी जी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया। उनका उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके
अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों को बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। उन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी लिखा। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त पाने के लिए कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। यह एक औपनिवेशिक भारतीय राष्ट्रीयवादी संस्था थी। इंडियन हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचार का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में किया गया था। देसर कथा पुस्तक किसने लिखा था? सखा गणेश देवस्कर ने। देसर कथा पुस्तक सखा राम गणेश देवस्कर ने लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश भारत में गरीबी और यातना की दशा का चित्रण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। उन्होंने जिसके अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 में ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री नियुक्त हुए तथा इस पद पर 1906 तक कार्य किया। 1906 तक महामंत्री पद पर नियुक्त थे कौन? ए.ओ. ह्यूम। 1912 में उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता व पिता घोषित किया। कांग्रेस ने जन्मदाता और पिता कब घोषित किया? 1912 में, मृत्यु के बाद में कांग्रेस का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मई 1917 को बाल गंगाधर तिलक ने नासिक में होम रूल लीग की पहली वर्षगांठ के दौरान अपने पत्र मराठा व केसरी के माध्यम से अपनी होम रूल लीग की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार स्वराज से तात्पर्य उनका ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। उन्होंने पूरे देश का दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भारी भीड़-भाड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए तथा उनसे भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी चिंतक रविन्द्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। इससे भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लाहौरी गोंडा में फांसी दी गई थी। रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी ट्रेन डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी कांड पर मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहौरी को गोंडा में फांसी दी गई। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखा था? यह C.R. दास ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक चित्तरंजन दास हैं। श्री चित्तरंजन दास के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ व नेता थे। वे बांग्ला भाषा के अच्छे कवि व पत्रकार भी थे।
बंगाल की जनता इनके इनके कवि रूप का बहुत आदर करती थी। संगीत सागर संगीत अंतर्यामा किशोरी किशोरी इनके काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्री एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और इन उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसके इसके बाद उनकी रुचि थियोसॉफिकल में जगी और वे 1875 में स्थापित किए गए थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी थी। एनी बेसेंट इन्होंने न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका फॉर कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। एनी बेसेंट का पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका था। दैनिक पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका था। एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया पत्रिका था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? यह आंदोलन हुआ था साबरमती से स्टार्ट हुआ था। सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के प्रतीक के रूप में दांडी मार्च किया। मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के नवसारी जिला में दांडी गांव पहुंचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ दांडी से प्रारंभ किया। 375 किलोमीटर दूर शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस आंदोलन के तहत किसानों ने कर न देने का फैसला लिया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय जेबी कृपलानी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 1947 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 ईस्वी तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 40 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक थे। कन्याकुमारी से सीटी पहाड़ी है। सीटी पहाड़ियां हैं यह कार्डेमम पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सीटी पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सही पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ियां अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है जो इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी से सही पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ियां अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है खेती के लिए। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? यह उपनदी का नाम है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदी है। अन्य नदियां गंगा नदी की उपनदी नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? यह है कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मैनीकॉय में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जबकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति दिए गए विकल्प में तोड़ा तमिलनाडु के नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों के निवास करने वाली जनजाति है। तोड़ा तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है जिसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित था। कोटा व गडगा भी तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है। कोटा और गडगा तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। भारत वन परिस्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। ISFR 2021 में अनुसार में 94,869 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन था। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान ये गिरनार पे नहीं जबकि कानन देवन पर, नीलगिरी पर, दार्जिलिंग में चाय बागान है। गिरनार को चाय बागान के रूप में नहीं जाना जाता है क्योंकि गिरनार एक धार्मिक स्थल है। यह जैनों की प्रसिद्ध स्थल है जो जैन एवं हिंदू धर्मावलंबियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है जबकि अन्य तीनों विकल्प चाय बागान के लिए जाने जाते हैं। कानन देव इडुक्की केरल में स्थित एक चाय उत्पादक क्षेत्र है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश था? सीमा रहित सबसे जापान देश के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। यह एक द्वीपीय राष्ट्र है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके प्रमुख द्वीप होन्शु, शोकैन्सो, क्यूशू एवं शिकोशु हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? यह देश है चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है चिली है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश चिली है, परंतु आयोग ने विकल्प ए माना था। सबसे ज्यादा रूस को माना है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला देश सीमा कौन सा वाला? रूस को माना है आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक कैसर उत्पादन करता है? उत्पादन करने में ईरान है। विश्व का सबसे बड़ा कैसर उत्पादन करने वाला देश ईरान। विश्व का लगभग 90% कैसर का उत्पादन ईरान करता है। पूरे विश्व में लगभग 300 टन प्रति वर्ष कैसर का उत्पादन होता है। प्रमुख देश ईरान, भारत, स्पेन और ग्रीस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यह है कजाकिस्तान है। वर्ल्ड यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। इसके पश्चात नामीबिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? सबसे अधिक संख्या में द्वीप कौन से में? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। यहाँ लगभग 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से मात्र 6,000 द्वीप रहने योग्य हैं। 13,000 द्वीप में जिसमें 6,000 द्वीप पर लोग हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? यह किस समूह में है? साक्षरता ज्यादा है जैन धर्म में। 2011 जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दिखाई गया है। जैन धर्म में 94.96% लोग पढ़े लिखे हैं। ईसाई में 85.5%, बौद्ध धर्म में 81.3%, सिख में 75.4%, हिंदू में 73.3%, मुस्लिम में 68.5%। कुल साक्षरता 73 है। 2011 की जनगणना के अनुसार में जैन धर्म में समूह में सर्वाधिक शिक्षा दर्ज दिखाई गई। साक्षरता कितना जैन धर्म में है? 94.96%, ईसाई में 84.5%, बौद्ध धर्म में 81.3%, सिख में 75.4%, हिंदू में 73.3%, मुस्लिम में 68.5%। कुल साक्षरता 73% है भारत की। निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचार का अधिकार एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, जिसे डी.वी.आर. अम्बेडकर संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत निम्न 5 रीट जारी करने की शक्ति है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी किए जा सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा को ही पोस्टमार्टम कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? अधिकार परीक्षा के बारे में कौन सा व्यक्तित्व सही है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग होना संभव है नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापालिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्य के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को एक यह शक्ति दी गई है कि यह उनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अवधि मान्य घोषित करके उन्हें अपना सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। नोट: संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद बनते हैं। तीनों मिलाकर के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। अनुच्छेद 79। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे देशों के लिए ज्यादा उपयुक्त शासन व्यवस्था होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था बड़े देश के लिए आदर्श शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां तथा उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित किया जाता है।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? यह हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के कुल विधानसभा सीटों की संख्या 68, जबकि अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर और मेघालय में 60 सीटें हैं। विधानसभा के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 सदस्य व न्यूनतम 60 सदस्य से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत बलवंत राय मेहता की संस्तुति पर हुई थी। जिनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचला स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भाग 9 में पंचायती नामक शीर्ष के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत राज से संबंधित उपबंध है। पंचायत राज की संरचना है। स्तर, संरचना, अधिकारी, निर्वाचन। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, मुखिया, प्रधान या सरपंच होता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है इसका। मुखिया, सरपंच और प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, यह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह एक अमेरिका की अवधारणा है। इसे भारत में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाना है। इसके कुछ अन्य प्रमुख उद्देश्य में से निम्न है: ग्रामीण समुदाय की अवधारणा के समग्र रूप से लागू करना, जातिगत, धार्मिक एवं आर्थिक भेदों को मिटाकर गांवों का समग्र विकास करना। यह ग्रामीण लोगों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? यह हुआ था सबसे पहले राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरू 1977 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज में सबसे निचले वर्ग को लाभ पहुंचाना था। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। भारत में 1950 से लेकर 1980 तक जीडीपी की विकास दर हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती है। अर्थव्यवस्था के निरंतर धीमी वृद्धि के कारण हिंदू वृद्धि दर कहा गया है, जबकि शब्द प्रोफेसर राजकुमार कृष्ण द्वारा गढ़ा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम हुआ था? यह हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना था। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का अवधारणा कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का अवधारणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, जबकि इसकी घोषणा केंद्र सरकार करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ये कौन नहीं है? वित्त का स्रोत नाबार्ड नहीं है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं रहता। अन्य विकल्प प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और क्षेत्र ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सभी वित्तीय स्रोत के आयोग हैं। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड है। यह एक ऐसी योजना है जो एक आयातक को निर्यातक मुख्य व्यवसाय होने के नाते सीमा शुल्क को शून्य दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऐसे कैपिटल गुड है जिसके इस्तेमाल उन सामानों के उत्पादन में किया जाता है जिन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें मशीनरी के साथ साथ पुर्जों को भी शामिल किया गया है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका इकाई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए समय लगता है। सूर्य का प्रकाश लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से पृथ्वी पर आती है। इस प्रकार
इस प्रकार उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 19 सेकंड लगभग समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें से दाब। दाब क्या है? अदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, विद्युत धारा, घनत्व, तापमान, कार्य, समय और आदि ऊर्जा आदि। अदिश राशि द्रव्यमान, चाल, आयतन, विद्युत धारा, घनत्व, तापमान, कार्य, समय, ऊर्जा आदि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यह विकृति का ऐसा ही मात्रक नहीं है। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन और दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग में वर्णित किया जाता है। इस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। यदि इसके कण ध्वनि की गति की दिशा में भी कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा में लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उस माध्यम को ध्वनि का वेग कहते हैं। समानतः सामान्य ताप पर व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वायु में सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 332 मीटर जाता है ध्वनि वायु में। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में स्केल पर मान कितना हो जाएगा? या इसका मान हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सी इंटू 9/5 प्लस 32 बराबर 122 डिग्री। सूत्र है F बराबर सी डिग्री इंटू 9/5 प्लस 32 है। अर्थात सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए दिए गए सेल्सियस 9/5 से गुना कर 5 से भाग दिया जाता है। 32 प्लस 32 को जोड़कर फ़ारेनहाइट प्राप्त करते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र है सी डिग्री बराबर F माइनस 32 बटा 32 गुना 5/9 है। हर्ट्ज में क्या मापते हैं? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु का एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। मनुष्य अपने कान से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से 20,000। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पीयर। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस विशेष प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। 1 एम्पीयर धारा किसी चालक में 1 सेकंड में प्रभावित 1 कूलम आवेश का मात्रक होती है। विद्युत शक्ति का इकाई होता है। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सही मात्रक वाट होता है। किसी परिपथ में 1 जूल सेकंड की दर से व्यक्त होने वाली ऊर्जा को 1 वाट कहते हैं। वाट P बराबर W/T, DI बराबर I² R बराबर V² वाट होगा। इसका व्यवहारिक मात्रक किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को कहा जाता है। ज्वलनशीलता में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए वे विशेष रूप से प्रख्यात हैं। लेवोजियर ने रासायनिक तत्वों के नाम रखने की पद्धति की शुरुआत किया था। एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो उस तत्व का द्रव्यमान में जुड़ जाएगा, 38 हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दिया है अतः द्रव्यमान संख्या के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? हंसने वाली गैस यह नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग अवसादग्रस्त व्यक्तियों के इलाज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग निश्चेतक और दर्द के राहत के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं? गैस तत्व नहीं, धातु, अधातु और उपधातु ये सभी तत्व हैं। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। इसके गुण अन्य पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर होते हैं। पानी का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, जबकि पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय माना जाता है, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। अम्ल और क्षारीय के बीच की स्थिति को उदासीन माना जाता है। इसका पीएच मान 7 होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। लगभग समानतः लगभग सभी वस्तुओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, किंतु केरोसिन में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन।
ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। यह पौधे के फसलों जैसे काजू, अंगूर व अन्य फसलों में, जड़ों जैसे चुकंदर व जड़ों में, तनों वाले जैसे गन्ने गन्ने में पाए जाते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीव की कोशिका के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। सजीव की कोशिका में ऊर्जा का स्रोत कौन है? यही ग्लूकोज है। यह पौधे के फलों जैसे काजू, अंगूर, अन्य फसलों में, जड़ों जैसे चुकंदर की जड़ों में, तनों में जैसे गन्ना में पाई जाती है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम है 3। बॉन्ड ऑर्डर के यौगिक में परमाणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। CO में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 10 तथा अनबाइंडिंग 4 है। CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर होगा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा 2, तो 6 बटा 2 बराबर 3 हो जाएगा। CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन होगा? O2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद शर्करा C6H12O6 है, जबकि इसका उत्पाद ऑक्सीजन होता है। उत्पाद उतोपाद उतोपाद उतोपादक है, सॉरी, उत्पादक में ऑक्सीजन आता है, जबकि उत्पाद में शर्करा होता है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया है जिसमें पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश से पर्णहरित के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद शर्करा है, जबकि इसका उतोपादक ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया जिसमें पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? यह चार्ल्स डार्विन का है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। डार्विन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देता है। यह किसको बदलता है? सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट को बदल देता है। सौर ऊर्जा का एटीपी में बदलना क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित ग्रैना में होता है। ग्रैना में क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रैना में इस दौरान पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलना क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित ग्रैना से में होता है। ग्रैना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस दौरान पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? हड्डी की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी में है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। हड्डी फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सरंध्र और मजबूत संयोजी ऊतक है जो शरीर को आकार प्रदान करता है तथा मस्तिष्क, फेफड़ा आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करता है। हड्डी निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? यह है वायरस। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, असूक्ष्म जीव है। यह केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है। विषाणु की सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि ये जीवित कोशिका से मृत होते हैं परंतु सजीव के अंदर जाते ही जीवित हो जाते हैं। जीवाणुओं में सामान्यतः एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ जीवाणु जैसे रेट्रोवायरस में एंजाइम पाया जाता है। अन्य विकल्प शैवाल जीवाणु लाइकेन में भी एंजाइम उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थिमज्जा में। मनुष्य के अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन मिला होता है थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। यह हार्मोन थायरोक्सिन ग्रंथि में पाई जाती है। आयोडीन की कमी से घेरा रोग होता है। एड्स किसके कारण होता है? यह होता है विषाणु वायरस के कारण। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक प्राण घातक रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता अत्यंत प्रभावित होती है। इस रोग का कारण HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नामक है। एड्स एक प्राण घातक रोग जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता अत्यंत प्रभावित होती है। यह रोग का कारक HIV नामक विषाणु होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक अधश्चेतक मस्तिष्क का एक भाग है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने से है, जिससे शरीर का तापमान मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस के
द्वारा नियंत्रित आदि भी इसी से नियंत्रित रक्तदाब, जल में उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यह है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो उष्णकटिबंधीय रबर के पौधे में दूधिया तरल लैटेक्स के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं मनु म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध में रहता है, जिसमें दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है। लाइकेन प्रदूषण संकेत के रूप में भी कार्य करता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसे निकेत कहते हैं शायद। आवास का एक भौतिक परिवार जिसमें कोई जीव रहता है। प्रत्येक जीव की अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर्यावरण के द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जबकि निकेत वह स्थान है जहाँ जीव अपने जीवीय संबंध एवं भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलों, शरीर क्रियात्मक संयोजन तथा विकसित व्यवहार परक प्रतिरूपों से निर्धारित होता है। अतः स्पष्ट है कि आयोग ने इस प्रश्न का अंतिम कुंजी ए तथा ई माना है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड शामिल हैं। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था मोतिहारी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? बाल लिंगानुपात 935 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। बिहार का कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। बिहार का कुल लिंगानुपात 918 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है और बिहार में बाल लिंगानुपात जो 935 था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। गांधी जी के विचार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह राहुल संकृत्यायन ने किया था। महापंडित राहुल संकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल भेज दिया गया। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सर्चलाइट के मुरली प्रसाद मोहन प्रसाद शायद थे। सर्चलाइट प्रकाशन 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1920 में यह त्रिसाप्ताहिक हो गया था। 18 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में प्रकाशित हुआ, 1920 में त्रिसाप्ताहिक तथा 1930 में दैनिक रूप में छपने लगा। सर्चलाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन एवं दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। इसके बाद C.R. दास, श्यामोलन व S. रंगा अय्यर भी बारी बारी से संपादक बने थे, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद ने इस अखबार का संपादन प्रभावशाली तरीका से किया था। अन्य संपादक के रामाराव, D.K. शारदा व T.J. S. जॉर्ज आदि रहे थे। यह अखबार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादी के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 में सर्चलाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण के शुरू किया गया था। 1985 में सर्चलाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत हुई थी। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था? यह किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने।
जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और पुलन प्रसाद वर्मा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राज्यों की जमींदारी का उन्मूलन बिना मुआवजा के हो। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो बिहार प्रांत बना था। इसी के उपलब्धि में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था? यह बिहार को। बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि केंद्र के पास संशोधन के मामले में पिछड़े हुए राज्यों को दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार 11 हिमालयी व पर्वतीय राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी दर्जा दिया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या था? यह टैगलाइन था ब्यूटीफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्यूटीफुल बिहार। ब्यूटीफुल बिहार अभियान वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से यह किए थे वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिला के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कुंवर सिंह को 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। पश्चात उसके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व को संभाला था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान में बिहार में कृषक का नेतृत्व किया था या स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषकों के जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया गया था। राजकुमार शुक्ल का संबंध चंपारण सत्याग्रह से रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कृषक ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। राजकुमार शुक्ल का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? यह है सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सचिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त किए हुए थे। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। सभा का निम्नलिखित उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। इस सभा का उद्देश्य था जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डच ने अपना मुख्यालय बनाया था। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियापन के कारण यह कंपनी असफल हो गई थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का श्री कृष्ण सिंह ने। जनवरी 1936 में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण सिंह तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। जनवरी 1923 में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 23 को पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा पटना में गठित किया गया था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितना जिला स्थित है? यह 12 जिला स्थित है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे में 12 जिला बसती हैं। ये है निम्नलिखित: बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय हैं। 12 जिला हैं। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? मुंगेर में कौन सा स्थित है? यह है भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिला में की गई थी। यह 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिला में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया? गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार में बिहार में गोपालगंज में लिंगानुपात कितना है? 1021 है।
सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876 है। 2011 की जनगणना के अनुसार में लिंगानुपात 876 मुंगेर का है और 2011 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? यह है पश्चिम चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घनी पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, जहां 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिला में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि पाए जाते हैं। बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार सबसे अधिक है। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक घनी आबादी है प्रति वर्ग दर्ज की गई है? यह है शिवहर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना के अनुसार 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग हैं शिवहर में। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में 488 वर्ग प्रति किलोमीटर में व्यक्ति लोग हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 है, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में? शिवहर में 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार का कहाँ पे है? कैमूर में 488 है। और बिहार का राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यह रचना वाला रोहतास नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा ये धारवाड़ स्तर के हैं। बिहार में संरचना दृष्टि कोण से प्री कैम्बियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टान पाई जाती है। कैम्बियन कल्प के धारवाड़ और विंध्य चट्टान की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि हैं। विंध्य क्षेत्र में बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सोन नदी के उत्तर से रोहतास और कैमूर जिला में हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका? 2.25 into 1 रेशियो 1 हो जाएगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? बिहार राज्य का स्कोर 32.11 था नीति आयोग के अनुसार में। 2019 में था। प्रधानमंत्री धन जन योजना ही है। ये सब पुराना करंट है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद से अमेरिका कांग्रेस का प्रथम हिंदू सदस्य तुलसी नवाड थे। इन्होंने गूगल का $50 मिलियन का मुकदमा दायर किया था। ये खुदरा फर्नीचर के बारे में 18 किया था। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। यह किया गया था टोक्यो में 2020 में। पटना न्यायालय के बारे में बताया जा रहा था यहाँ पे। ये सब पुराना करंट अफेयर्स है। बिहार का संकेत इसरो के बारे में ये सब पूरा। चंद्रयान 2 के बारे में बताया था। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन हरि केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो भी सफल हो गया था। थेरपा में भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर में मतदान में प्रतियोगिता कर लिया था। ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2019 के समन्वय ब्यूरो के मंत्री के सम्मेलन जुलाई में कारागार के 61 में। नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। क्या कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? भूमि रिकॉर्ड पटवारी या लेखपाल? लेखपाल भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। इसके कार्य एवं भूमि सीमांकन, भूमि संबंधी विवाद को निपटारा, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति आय निवास प्रमाण पत्र का प्रमुख बनता है। पटवारी या लेखपाल होता है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तरीय दल है, जिसमें संक्षेप में कहा जाता है, जिसके गठन की तारीख 26 नवंबर 2012 को दिल्ली में किया गया था। इस प्रकार यह पंजीकृत पार्टी है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यह संस्करण है M3 का है।
M3 का था यह। भारत में वरीयता निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? सबसे पहले भारत में वरीयता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, तब फिर उपराष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। पूर्व उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष का स्थान वरीयता क्रम में आता है। वरीयता क्रम में तथा नौवें स्थान पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा 9 पर यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का स्थान है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम 14वें स्थान पर आता है। ए गैलरी ऑफ रॉक्सवेल पुस्तक के लेखक कौन था? यह रस्किन बॉन्ड है। इसका प्रकाशन 2011 में किया गया था। सर डब्ल्यू ब्रांड ने 25 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गया था। यह स्टीवन थे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य शामिल है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास गलियारा विकास के हिस्से के रूप में अलग अलग हिस्से में कई तरह औद्योगिक गलियारा परियोजना को विकसित किया जा रहा है। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? भारत में वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यपाल, पांचवें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति और छठे स्थान पर पूर्व उपराष्ट्रपति, छठे स्थान पर। सातवें स्थान पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, आठवां स्थान पे लोकसभा का अध्यक्ष और इसके बाद 9वें स्थान पे आते हैं। 9वें स्थान पर आता है कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा 9 स्थान के क पर आता है यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का स्थान एवं एक साथ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम में 14वें स्थान पे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम 14वें स्थान।